अस्सलामुअलैकुम। स्टेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आने वाले कुछ दिन इस प्रोग्राम को होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फ़र्ज मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अहम वफाकी वज़रा ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद टूटने से मुतालिक कयास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि दोनों जमातें एक सफ़े पर हैं। ताहम इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में इस इत्तेहाद के हवाले से जोशो खरोश निस्बतन कम नजर आ रहा है। पीपी के ये लीडर्स तस्लीम करते हैं कि उनके नून लीग से इख्तलाफात मौजूद हैं, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों में इजाफा हुआ है, लेकिन नून लीग का पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद ख़त्म करने का ताहाल कोई इरादा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया और हमें नवाज शरीफ की हिदायत है कि जब इस्तेहकाम का वक्त हो तो उन लोगों का साथ ना छोड़ा जाए जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। इसी तरह से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी को हटाने का कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। उन्होंने इस हवाले से तमाम अफवाहों को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग इनके इत्तेहादियों को देखना नहीं चाहते वो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाए जाने की खबरों को मन घड़त करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जरदारी को ओहदे से हटाने की कहीं पर कोई कोशिश नहीं हो रही है। दूर दूर तक इस चीज़ का नामो निशान नहीं है। ये कयास आराइयाँ उस वक्त बढ़ी जब दोनों जमातें आज़ाद जम्मू कश्मीर में नाराज पीछे रहनुमाओं को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश में मसरूफ हो गई। इससे पहले ये कयास आराइयाँ भी ज़ेरे गर्दिश हुई कि पीपल्स पार्टी मरकज़ और पंजाब में काबीना में शामिल हो सकती है, खास तौर पर जब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ऐसा बंदोबस्त मुमकिन है जो दोनों जमातों को कौमी एजेंडे पर मुश्तरका तौर पर काम करने का मौका दे। जब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से इस मामले पर सवाल किया तो उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग से किसी वजारत का कोई मुतालबा नहीं किया, अगरचे पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं की तजवीज़ है कि पार्टी को अहम वजारतें ले लेनी चाहिए। इस हवाले से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने भी हाल ही में पार्टी क़यादत को तजवीज़ दी है कि या तो वो हुकूमत में शामिल हो जाए या फिर इत्तेहाद से अलहदा होकर अवाम के पास जाए। कुछ पार्टी रहनुमाओं का मानना है कि मरकज़ में नून लीग की भरपूर हिमायत के 17 माह बाद अब वक्त आ चुका है कि पीपल्स पार्टी गौर करे कि आया उसे विफाक और पंजाब दोनों हुकूमतों में वजारतें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। हमारे साथ पैनल में हमें ज्वाइन करेंगे हसन निसार साहिब, जैगम खान साहिब, शहजाद चौधरी साहिब हमारा साथ देंगे। इसके अलावा इफ्तिखार साहिब हमारे साथ मौजूद होंगे। सवाल अपने पैनल के सामने आज का हम ये रखेंगे कि अहम वफाकी वज़रा की बार बार तरदीद, इसके बावजूद अफवाहों का बाजार गर्म है। क्या सिस्टम में कोई अहम सियासी तब्दीली मतवक्के है? शहजाद साहब आप कहिएगा। महक, मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि इस किस्म की किसी तब्दीली की, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है उसकी मर्जी के मुताबिक ना चल रही हो। सदरे पाकिस्तान का ओहदा क्या उसको हटाना मकसूद है? मगर क्यों? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो अपने साथ मिला के रखना चाहिए इस गवर्नमेंट को, क्योंकि उनकी सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी है और कोई भी आईनी तरमीम करना चाहे अगर तो उसके लिए तो पीपल्स पार्टी साथ होनी चाहिए और पीपल्स पार्टी जरदारी साहब का कुर्बानी कभी भी नहीं देगी। तो ये बात बनती नहीं है। एक तो ये चीज आउट हो गई। दूसरी, वजीर आजम का होता है, वजीर आजम साहब का जो होता है वो मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब इन हालात के अंदर, इस निज़ाम में जो काम जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब अपना अदा कर रहे हैं, कोई और शख्स जो इस वक्त सियासी मैदान में नजर आता है मेरा ख्याल है इस तरह का रोल अपना अदा नहीं कर सकता। तो निज़ाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से शहबाज शरीफ साहब भी बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। फिर पाकिस्तान ने बहुत सारी कामयाबियां समेटी हैं पिछले चंद महीनों के अंदर या हफ्तों के अंदर। उन कामयाबियों को इस वक्त और जिसे कहते हैं कि उन पे फलने फूलने का वक्त है, उनसे और हमें फायदा लेना है। तो उसके लिए जो निज़ाम आपका चल रहा है उसी को लेके आगे चलेंगे ना। और मेरा नहीं ख्याल तीसरी एक और बात की जा रही है और वो बहुत वाहियात बात है कि शायद किसी खास शख्स को कोई बहुत बड़ा ओहदा देना मकसूद हो। याद रखना चाहिए पाकिस्तानियों को कि ऐसा ही एक काम 1954 में किया गया था जब जनरल अयूब खान को वजीर दिफा बना दिया गया था वर्दी के अंदर, और वो कैबिनेट की मीटिंग में बैठते थे। 54 में ये काम हुआ, जनवरी 54 में, और 58 में मार्शल लॉ लग गया। 56 में जो आपका आइन था उसको आया लेकिन उसको खत्म कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ का पीरियड था जब जनरल मुशर्रफ का और नवाज शरीफ साहब का आपस में मसला हुआ कारगिल के बाद, तो उनसे कहा गया कि हम आपको चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स बना देते हैं।
वो नहीं माने। उन्होंने कहा मैं बन जाऊंगा, एक्ट करूंगा, बनूंगा नहीं, और मैं लेकिन अपना आर्मी चीफ का ओहदा रखूंगा। तो कहने का मतलब है कि एक फील्ड मार्शल जिसको कि आपने, इस कौम ने इतनी इज्जत दी, जिसके अभी और इम्तिहान, इश्क के अभी और इम्तिहान बाकी हैं, हमें कहते हैं ना अभी इश्क के जी और जी इम्तिहान जी बाकी जी। हैं। तो इसलिए अभी तो पता नहीं और क्या कुछ हमें हासिल करना है, क्या क्या फेस करना है। इसलिए जहां जहां पे जो है उनको अपना काम करने देना चाहिए। पंजाब की हद तक मसले मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के अंदर जरूर हैं। वो चाहते हैं कि पंजाब में उनको कुछ हिस्सा दिया जाए, कैबिनेट का हिस्सा बने, ताकि वो फिर अपने कुछ वसाइल अपनी तरफ खींच सकें। और अपने इलाके में, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि पंजाब में उसकी दोबारा अहिया हो, वो दोबारा से एक तरह एक एक्टिवेट हो। तो वो जाहिर है कि पंजाब में एक रिजर्वेशन है पीएमएलएन की, और वफाक में अलबत्ता मुझे लगता है कि कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। और वो कहते हैं कि अगर आपको यहाँ बैठना है तो आप फिर वफाक में भी जिम्मेदारियां उठाएं, ताकि फिर पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड आ जाए। तो ये बातें ज्यादा हैं, अफवाहें ज्यादा हैं। मुझे इसमें किसी किस्म की कोई, और होता ना कोई मकसद हो, जी मकसद के तहत कोई चीज बात की जाए। खाम खा में एक एक चलते निजाम को, अब निजाम पसंद है या नहीं पसंद हो दूसरी बात है, जो लेकिन जो इस वक्त निजाम चल रहा है उसके अंदर किसी तब्दीली की मुझे कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। सही है, ठीक है। हसन साहब आपकी तरफ आते हैं। विफाकी जो अहम विफाकी वज़ीर है वो बार बार इसको डिनाई करे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी खबरें तो गर्दिश कर रही हैं और कहते हैं ना कि धुआं अगर कहीं से उठ रहा तो यकीनन आग तो लगी होती है। तो आपको लगता है कि कोई एक बेसिक वजह बन सकती है इन खबरों की, या ये महज अफवाहें हैं? देखिए, मुझे तो आपके सवाल की समझ नहीं आई। पहले पाकिस्तान का सिस्टम मुझे समझाएं। 50 साल से चंद मखसूस लोगों के पास यरगमाल मुल्क है। मेरी एक किताब है जिसके पता नहीं 20वें एडिशन छप चुके हैं, उसका नाम है काले कौल। उसमें एक कौल है कि हमें पाकिस्तान के निज़ाम को तेज़ाब से गुस्ल देना होगा। निज़ाम कहते हैं सिस्टम को अंग्रेजी में। तो मैं तो मुद्दतों पहले आपके इस सवाल का जवाब, बाकी जो एक क्लैरिकल किस्म की एक्सरसाइज बिल्कुल जारी रखें आप। देखो, ये एक बदतरीन इस्तेहसाली मोनोपोली सिस्टम है, और था, है, और जाने कब तक रहेगा। चेहरे हुलिये बदलते हैं और पाकिस्तान के अवाम का ग्राफ मसलसल बद से बदतर। एक बात सुन लें, अशरों पहले, अशरा कहते हैं 10 साल को, आप चूंकि यंग हो और आजकल के बच्चे अंग्रेजी मार का होते हैं, अशरा कहते हैं 10 साल को। कई अशरों पहले, ये इफ्तिखार साहब इस बात की गवाही देंगे, हबीब जालिब सड़कों पे धक्के खाता और गाता फिरता होता था, हर बिलावल है देश का मकरूज, पांव नंगे हैं बेनजीरों के। वही सूरत हाल आज है। अच्छा, बचपन में आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड, मैंने एक फिल्म देखी थी रोटी। बहुत मशहूर उसके एक्टर थे, एक पता नहीं क्या नाम उनका, मैं पंजाबी का, उसको पंजाबी का दिलीप कुमार कहते थे, मैं नाम भूल गया हूँ। उसका थीम सॉन्ग क्या था? रोटी दा सवाल है, जवाब जिदा रोटी है, वड्डे वड्डे लोगां ली ये गल बड़ी छोटी है। 77 साल के बाद नहीं, डे 1 से यही आपकी औकात है। कौन सा सिस्टम? मैं नहीं इसके कोई डायसेक्शन के मूड में, मैं इस मुर्दे को डायसेक्ट नहीं कर सकता। ये एक मुर्दा सा निज़ाम है, और बस उसमें क्या सिस्टम। अच्छा, सिस्टम तब्दील हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? कोई अवाम दे नुमाइंदे आ जाएंगे, कोई रिटायर्ड वाइस चांसलर बैठे होंगे, कोई IT दे एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, कोई साइंटिस्ट आ जाएगा। खवातीन दे विच थे जो परवेज मुशर्रफ साहब ने गिफ्ट किया था कौम को जी। वो ये सीटें बढ़ाई खवातीन की, इन्हें देख रही हैं बुढ़ियाँ आ गई हैं। किसी कॉलेज की कोई प्रिंसिपल, कोई वाइस चांसलर रिटायर्ड, कोई फलाना, अवाम की सिफर नुमाइंदगी, आपके सिस्टम बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? Isn't this happening for the last 50 years? Same families, same people, same faces, same manifestos. रोटी कपड़ा मकान। अजीब लोग हैं हम। लाओ रोटी, लाओ कपड़ा, लाओ मकान। सही। शर्मनाक सूरत हाल है।
ठीक है हसन साहब, आपका कमेंट आ गया। जैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। विफाकी वज़रा की बार बार तरदीद, आपको लगता है कि कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है सियासी महाज पर? हम ये कह सकते हैं कि कोई बड़ी सियासी तब्दीली, कोई बड़ी शख्सियत माइनस होने जा रही है, जैसे कि जरदारी साहब के बारे में खबरें भी हैं, अब ये अफवाहें खबर बन सकती हैं या नहीं? देखिए, इस वक्त कौन सा ऐसा मसला है जो जरदारी साहब को ऐवान सदर से निकाल कर हल हो सकता है? इस सवाल का जवाब भी हमें इस तरफ ले जा सकता है ना कि जरदारी साहब को बाहर निकाला जाए। तो मैं तो उस मसले को समझने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी वजह से ऐवान सदर की कुर्सी को खाली कराया जा सकता है, और मैं उस मसले को नहीं समझ सका। देखिए, इस वक्त सिस्टम का हाई पॉइंट है, बहुत बड़ा एक मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैलेंज सिस्टम को दरपेश था। मुल्क ने एक जंग लड़ी, डिप्लोमेटिक महाज पर एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दोनों में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दी, और उसके फिर सियासी असरात हुए। सियासी असरात ये हुए कि बहुत से सियासी चैलेंज जिस वक्त सिस्टम को दरपेश थे, उन चैलेंजेस में ये सिस्टम मजबूत हो गया, और इसके जो सिविलियन पार्टनर्स थे उनको भी कम से कम इस वक्त बहुत फ़ायदा हुआ। तो इस वक्त आपस में वो क्यों उखाड़ पछाड़ करके एक हाई पॉइंट को लो पॉइंट की तरफ लेकर जाएंगे? और जहन में रखें जी कि पीपल्स पार्टी इस हाइब्रिड सिस्टम की बहुत ही अहम पार्टनर है। उनके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद से लेके उसके बाद चाहे 26वीं तरमीम हो, चाहे बजट पास करना हो, जितने भी चैलेंजेस सामने आए हैं उसमें पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब पूरी तरह साथ खड़े रहे हैं। अभी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स में आप देखिए जिस तरह पीपल्स पार्टी ने साथ दिया है, बिलावल जिस तरह बाहर गए हैं, अगेन वो एक दूसरी बात है। तो क्यों इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज या इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को धकेल देगी पीटीआई की तरफ, अपोजिशन की तरफ, जबकि उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है? क्योंकि जरदारी साहब को निकालना, एक तो वैसे आप निकाल ही नहीं सकते, माखजे के जरिए तो मुमकिन नहीं है जी। आप उन पे दबाव डालेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, एक तौहीन आमेज बात समझी जाएगी। पार्टी के लिए वो पेट्रियार्क हैं, आप उनकी उम्र के हिसाब से देखें। फिर जो इस वक्त उनका तो फिर हम क्या जो समझेंगे, जैसे कि आपने ग्राउंड रियलिटीज का जिक्र किया है, हम क्या समझेंगे? फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं, कोई इसमें सदाकत नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी वो भी ये ख्वाहिश का इजहार करें कि या तो फिर आप अवाम के पास जाएं या फिर आप एक बड़ा हिस्सा मांगें। जी देखिए, इस तरह की जो खबरें होती हैं, और इनमें इन खबरें देने वालों में कुछ बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते जो हैं, इस्लामाबाद में और उन्होंने जो खबरें दी हैं वो जी ज़राए से दी हैं। मैं तो बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। अब ज़राए से जो खबर आती है, बाज़ औक़ात उसके पीछे बहुत से मकासद होते हैं। बाज़ औक़ात उसका मकसद कोई मैसेज देना होता है, बाज़ औक़ात उसका मकसद कुछ फीलर फेंकना होता है, बाज़ औक़ात उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि किसी दूसरी तरफ से, किसी दूसरी बात से तवज्जो को हटाया जाए। ज़रूरी नहीं कि उस बात का मकसद यही हो कि कोई प्लान जो है उसको अफशा किया जा रहा है। अगर इस तरह का प्लान है तो किसी जर्नलिस्ट को बताकर क्यों अफशा किया जाएगा? अब जरदारी साहब के हवाले से जो बात की जा रही है, नहरों के हवाले से, अब आपको देखिए इसमें कोई वज़न नहीं है, क्योंकि ये बात पहले आ चुकी थी, हुकूमत की तरफ से आई, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वहाँ पर डेवलप हुआ जो एक कम्युनिटीज़ की तरफ से था, वकला की तरफ से था। कोई एक ऐसी जमात नहीं थी जिसे जरदारी साहब ने बताया हो और वहाँ से रिएक्शन आया। और वो जो रिएक्शन था वो तो खुद पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत था, और पीपल्स पार्टी इस वजह से फंसी कि उन्होंने नहरों के मामले पर हुकूमत को ताउन दिया था, और उन्होंने तो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। इसमें तो पीपल्स पार्टी को किसी तरह से ब्लेम नहीं किया जा सकता, उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। अब एक और जो बात की जा रही है कि आगे कुछ करवाना है, मिसाल के तौर पे एनएफसी पे चेंज जी। तो अगर एनएफसी पे चेंज करानी है तो पीपल्स पार्टी का ताउन चाहिए, पीपल्स पार्टी को साथ लेकर ऐसा काम किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी से झगड़ा करके तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले एक बड़ी जमात बाहर है, फिर दूसरी जमात भी मुखालिफ हो जाएगी। तो क्या सिर्फ पंजाब की एक जमात को लेकर आप एक ऐसा मुआहदा, एक ऐसी चीज़ जिसकी पूरी फेडरेशन का स्टेटस है, उसको फिर कैसे कर सकेंगे? बुलडोज नहीं कर सकेंगे। तो ये जो तमाम अफवाहें हैं, जब इसको एनालाइज करते हैं तो दे डोंट मेक एनी सेंस, कम अज़ कम इस वक्त। सही।
ठीक है, जैगम साहब आपका कमेंट आ गया। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आते हैं। जैसे कि हमारा बाकी भी पैनल कह रहा है कि बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप चल रहा है, अगर सब लोग एक पेज पे और यही कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, मैनेज हो रही है, तो फिर क्यों पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होने से हमें हिचकिचाती हुई नजर आ रही है? या अगर जरदारी साहब की भी मैं बात करूँ तो आपको लगता है कोई एक ग्राउंड रियलिटी ऐसी बन सकती है, कोई एक वजह बन सकती है कि उनको हटाया जाए या वो खुद जाना चाहें? देखिए, जहाँ तक जरदारी साहब का तल्लक है, जैसा जैगम ने कहा कि उसको हटाने का जो तरीक़ाकार आईनी है वो तो है इम्पीचमेंट जी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इम्पीचमेंट तो तब होगी जब पीपल्स पार्टी अलहदा हो जाएगी इस इत्तेहाद से, बिल्कुल खुले, फिर इम्पीचमेंट की बात हो सकती है। देन वो भी अलहदा हो जाएंगे, पीटीआई वाले भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे, ये एक सिचुएशन पैदा हो सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने मिलकर इकट्ठे होकर पीटीआई के हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया, उसमें जो रोल है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो आसिफ अली जरदारी साहब का है। और इस वक्त जो अहम ओहदे हैं पाकिस्तान में, प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन सेनेट हो, गवर्नर्स हों, एक सूबे में मुकम्मल तौर पे उनकी हुकूमत है, तो पंजाब में उनकी बात को ये नहीं जो तासर है ना कि बिल्कुल नहीं माना जाता, आई डोंट एग्री विद दिस नोशन, बिल्कुल वो उनकी बात मानी भी जाती है और उनके साथ चला भी जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तबका है जो चाहता ही नहीं पाकिस्तान कभी भी मुस्तकम मुल्क के तौर पे उभर के सामने रहे। और जैसा दोस्तों ने बताया कि पिछले दिनों एक वाक़या हुआ हिंदुस्तान के साथ, उसके बाद पाकिस्तान एक और ताकत के तौर पर इस पूरे ख़िते के अंदर उसने इमर्ज किया जी। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये जो नारे मारे जा रहे हैं, इस्लामाबाद के कुछ मेरे दोस्त जिनको ये दावा है कि उनके पास तो कागज़ भी आ गए हैं, हाँ। एक दोस्त का दावा है कि ड्राफ्ट भी है उसके पास, हाँ, हाँ। अब मतलब ड्राफ्टों की बात क्या कर रहे हो? एक बात है आसिफ अली जरदारी की सेहत की खराबी को वजह बना के जो वहाँ पे बातें हो रही हैं वो हम समझते हैं, एंड दैट इज़ ए रियल थिंग कि उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन आप निज़ाम को कैसे बदलेंगे? जो बात आप कहना चाह रहे हैं, क्या आप इस 1973 के आइन को दफन करना चाहते हैं? फिर बात की जा रही है, अब एनएफसी अवार्ड की बात एक दोस्त ने की। हाँ जी। एनएफसी अवार्ड्स किसी एक सियासी पार्टी का फैसला नहीं है, इस पे चारों सूबों ने अंडरस्टैंडिंग की हुई है। दोबारा एनएफसी अवार्ड जो है ऐसा बन नहीं सकता, बहुत सारी कबातें आएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में जो जंग लड़ी जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उस जंग को अब लड़ा जा रहा है और उस जंग में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लोग हैं उनकी अमवात हो रही हैं और काफ़ी भारी तादाद में हो रही हैं। तो मुझे तो महसूस होता है कि उनके जो हामी पाकिस्तान में बैठे हैं वो नहीं चाहते कि ऐसी कोई मजबूत हुकूमत हो जो इस किस्म के कारनामे सर अंजाम दे। हिंदुस्तान के साथ हमारे मामलात अब आपके सामने, इक्तिसादी तौर पे कहा जा रहा था बैंक करप्ट हो गया, आज गया कल गया, उससे बचत हो गई। फिर कहा गया कि जनाब ये चल ही नहीं सकता, निज़ाम चल रहा है। फिर कहा गया कि एक शख्स को अगर ना छोड़ा गया तो इस मुल्क के अंदर न जाने क्या हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। इफ्तिखार साहब, यानी कि वक्त की कमी इसलिए मैं आपको काट रही हूँ, हम ये कह दें कि ऐसी कोई हमें बेसर नहीं आती कि हम ये कहें कि आसिफ अली जरदारी को हटाया जाएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से दोबारा जब हम वापस आएंगे तो माली बेज़ाब्तगियों का जिक्र करेंगे, किस सूबे में कितनी माली बेज़ाब्तगी हुई है, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद से। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बड़े सूबों में होने वाली माली बेज़ाब्तगियों की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स ने विफाक, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सबकी गवर्नेंस, माली नज़्म व नस्क और शफाफियत के दावों को आईना दिखा दिया है। माली साल 2023-24 और साल 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट्स को पढ़कर ऐसा महसूस होता है जैसे ये महज अदादो शुमार की दस्तावेज नहीं बल्कि माली बदनज़मी, नाकिस निगरानी और इदारा जाती गफलत का एक
इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें हर सफ़ा अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों, क़वायद की खिलाफ वर्जियों और इंतज़ामी खामियों से भरा हुआ है। और इस सब के बावजूद ना कहीं कोई ठोस कार्रवाई नजर आती है, ना किसी की जवाबदेही। 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी वजारतों में 1100 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तगियां रिकॉर्ड की गई हैं। सबसे ज्यादा अफसोसनाक मिसाल 35 लाख टन गंदम की गैर जरूरी दरामद है जिसने कौमी खजाने को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया और मकामी किसानों को सस्ते दामों अपनी पैदावार फरोख्त करने पर मजबूर कर दिया। 2024-25 की रिपोर्ट बताती है कि पंजाब में माली बेकायदगियों का हजम 1000 अरब रुपए से बढ़ चुका है। कंसोलिडेटेड फंड्स की गैर मजाज बैंक मुंतकली, जाली अदायगियां और मशकूक खरीदारों के जरिए 988 अरब रुपए की खती रकम खतरे में है। अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध की सूरत हाल भी किसी अलमिये से कम नहीं है, जहां 494 अरब रुपए की मशकूक अदायगियां, 129 अरब की बैंक बेकायदगियां, 55 अरब की मशकूक खरीदारी और 97 अरब रुपए का गायब रिकॉर्ड बद इंतजामी की संगीन मिसालें हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करेंगे जहां पर तवानाई, ज़राअत, बीआरटी और कोविड फंड्स में 50 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियां सामने आई है, जिसमें ताख़ीर शुदा बसें, मशकूक ठेके और गैर तस्दीक शुदा अखराजात शामिल हैं। ये रिपोर्ट्स महज फाइनेंशियल हैं, जो ज़ाब्तगियों की निशानदही नहीं करती, बल्कि इस पूरे तर्ज़ हुक्मरानी पर एक चार्जशीट बनकर सामने आती है जिसमें सियासी मुदाखलत, अंदरूनी एहतसाब की कमज़ोरी और इदारा जाती खामोशी नुमाया है। ये दुरुस्त है कि ऑडिट रिपोर्ट्स बराह रास्त करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाती, मगर वो बहुत सारे सवालात को जन्म देती है जो बदउनवानी की तरफ इशारा करते हैं। असल सवाल ये नहीं है कि करप्शन अभी साबित हुई है या फिर नहीं हुई है, सवाल ये है कि क्या हमारे पास ऐसा आज़ाद, बाइख्तियार और शफाफ एहतसाबी निज़ाम मौजूद है जो इन रिपोर्ट्स को रस्मी कार्रवाई ना समझे बल्कि इस्लाह, इंक्वायरी और जिम्मेदारी के तयन की बुनियाद बनाए, या फिर हम हर साल की ऑडिट रिपोर्ट को महज एक रस्मी रिवायत समझकर फाइलों में दफन कर दें। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि विफाक, पंजाब, सिंध और केपी ऑडिट रिपोर्ट्स में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। रियासती गवर्नेंस, निगरानी और शफाफियत के पूरे निज़ाम पर कितना बड़ा सवालिया निशान है ये। शहजाद चौधरी साहब क्या समझते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये? अच्छा, ये नई चीज नहीं है, ये तो हमें पहले समझ लेना चाहिए कि हर साल होती है और हर साल होती है और हमेशा ऐसे ही आती हैं चीजें। इस साल जरा हमारे सामने आ गया और ये क्योंकि गुफ्तगू ऐसी हो रही है और अखबारात के अंदर इस तरीके से कुछ रिपोर्टें चल रही हैं जो कि हमें बता रही हैं कि इतना बड़ा नुकसान हो गया। बिजली के अंदर 2400 अरब है, ये डॉक्टर फर्रुख सुहेल का एक आर्टिकल, मैं उससे कोट कर रहा हूँ। पास्को ने 900 अरब रुपया गंदम का 900 अरब रुपए की गंदम की खरीदारी में घपला किया है। पीआईए 830 अरब खा पी गया है बगैर किसी वजह के 25 साल के अंदर। तो इस तरह स्टील मिल्स, एसएनजीपीएल, ये वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें जिनको पढ़ना हो वो मेरे ख्याल में पिछले संडे का द न्यूज है उसको पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर डिटेल में तमाम चीजें दे दी गई। मसला क्या है? मसला यह है कि गवर्नमेंट जो है दुनिया भर की और पाकिस्तान की खास तौर पर क्या एक एफिशिएंट गवर्नमेंट है, सवाल ही पैदा नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये गवर्नमेंट अपने साइज के अंदर उतनी है जितनी होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बेहंगम है और इसी वजह से कोई किसी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं। तीसरा, ये जो ऑडिट पैरास बनते हैं, ये ऑडिट का निज़ाम आपके मुल्क में इस किस्म का है कि अकाउंटेंट ऑडिटर जनरल है, उसके बाद उसका पूरा निज़ाम है जो सूबों के अंदर और हर महकमे में जाता है। वहां पे साथ साथ एक फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना बिल क्लियर नहीं कराते, कोई भी आपका PC1 है, कोई किसी किस्म की चीज है, तो उसे क्लियर करवाना होता है। क्लियर करवाने का मतलब ये है कि उनको नाराज नहीं करना आपने। उसके बाद फिर वो आगे मामला ऑडिटर के पास जाता है। जब ये काम हो जाता है तो ऑडिटर साहब भी आ जाते हैं बीच में, कहते हैं जी तो माली बेज़ाब्तगियां बेशुमार है, होती आम तौर पर प्रोसीजरल है। यानी आपने फलानी कोटेशन 4 लगानी थी, आपने 3 लगाई, या आपने फलाना काम करना था वो नहीं किया, फलाने के सिग्नेचर नहीं है, फलाना कागज नहीं है। लेकिन इन तमाम चीजों का हल एक ही है कि आपने ऑडिटर जनरल को भी नाराज नहीं करना। जनरल साहब का नाम ले रहा हूं, ऑडिटर के जो महकमा है उसको भी नाराज नहीं करना जी। ना आपने फाइनेंस वालों को नाराज करना है, ना आपने ऑडिटर वालों को नाराज करना है। अब नाराज करने का मतलब आप समझ गए क्या होता है। अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर ऑडिट पैरा नहीं बने। कई दफा ये लोग कहते हैं कि हमें ऑडिट पैरा बनाने दें, क्योंकि फिर उसके बाद ये यानी कोई तो हमारी एक्टिविटी जाए ना, और जब आएगा दोबारा हमारे पास तो हम उसको फिर उस वक्त क्लियर कर देंगे।
ये गवर्नमेंट का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट में मैं इतने साल काम किया, मुझे सही पता है। है क्या निजाम चलता है। ये हमारी बदकिस्मती है, सही। इनएफिशिएंसी, ज़िया वसाइल का। हम कहते हैं अभी पैसे लगते क्यों नहीं है, जाते किधर हैं, ये इन जगहों पे गुम हो जाते हैं। दुनिया बदकिस्मती को भर की लेकिन शहजाद साहब कभी कभी खुशकिस्मती में बदलना भी तो चाहिए ना, कभी तो अवाम का सोचना चाहिए। दुनिया भर हसन- में जी, दुनिया जी, भर में इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि गवर्नमेंट्स को किसी तरीके से छोटा किया जाए, ठीक है। और ये सबसे फेलिंग प्रोजेक्ट है। कहीं पे भी दुनिया के अंदर कोई भी गवर्नमेंट छोटी होने के लिए तैयार नहीं। ठीक है हसन साहब, आपकी तरफ आते हैं। क्या रियासत या हुकूमत के पास कोई ऐसा मौसर निज़ाम मौजूद है जो इन बेज़ाब्तगियों को वक्त पर रोक सके, या फिर हर साल की तरह हम बस रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, वो रिपोर्ट्स आती हैं, पढ़ी जाती हैं, फिर कहीं जाके छुप जाती हैं, दफन हो जाती हैं? देखिए, आपने इंट्रो में तर्ज हुक्मरानी की बात की है। जी। हुक्मरान कौन है, इनकी तारीख क्या है, इनके इमेजेस कैसे हैं? चोर ही चौकीदार हों तो और क्या होना है। और ये आज नहीं, हमारा आगाज ही इस तरह का है। जाली क्लेमों और जाली जातों से हमारा आगाज हुआ था। आप शफाफियत को रो रही हैं। देखें, मैं एक छोटी सी बात, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा माफिया है जागीरदारी। ये हराम है। हजरत उमर के ज़माने में एक्सपेंशन हुई बेतहाशा, और सहाबा का एक ग्रुप जिसमें हजरत बिलाल भी शामिल थे, उन्होंने तकाजा किया हजरत उमर से कि हमें जागीरें या मतलब चंक्स ऑफ लैंड और ये और वो दिया जाए। अच्छा, अच्छी खासी तादाद में थे वो लोग। हजरत उमर ने कहा बिल्कुल नहीं, कत्तन नहीं, जमीन माले फे है, माले गनीमत नहीं। माले गनीमत ये तो जागीरदारी होगी। अच्छा, प्रेशर और बढ़ा तो हजरत उमर बिन खत्ताब तशरीफ ले गए हजरत अली के पास और बताया ये मसला चल रहा है। आपने कहा मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं, आप 100% दुरुस्त हैं, इस्लाम के बुनियादी तसव्वुर के खिलाफ है। सो भाई, मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया, हम तो सूद का कारोबार करते हैं हुकूमती सतह पे। IMF इसका सबूत है, और मैं इस पे क्या कमेंट करूं। बस आई एम थ्रू जी। ठीक है जी हसन साहब, आपका कमेंट आ गया। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इफ्तिखार साहब भी हमारे साथ होंगे, और शहजाद साहब भी, और जैगम साहब भी हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। मुख्तलिफ सूबे जो हैं जो कि चलाते हैं इस पूरे मुल्क को, वहाँ पर माली बेज़ाब्तियाँ, उसी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आती है। ऑडिटर जनरल खुद जो है उन्होंने बहुत सारी सिफारिशात भेजी, लेकिन किसी एक सिफारिश पे अमल दरामद हुआ नहीं उस तरीके से जैसा कि होना चाहिए था। क्या वजह है इस सब निज़ाम की, या फिर हम ये कहें इन माली बेज़ाब्तगियों की? सब हम चोर इकट्ठे होके ये काम कर रहे हैं। मसलन ये जो आपने मुझे बताया कि गंदम का जो थे 35 लाख 35 लाख टन गंदम गैर जरूरी है, गैर जरूरी 300 अरब रुपया, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आपको मेरी वजह से लोग अब भी सुन रहे हैं, लाखों लोगों को, उनको भी पता है। क्या 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 उसको सज़ा दे देंगे? क्यों नहीं सज़ा मिलेगी? कि वो कहेंगे जी बस गलती होगी, यहाँ पे लफ्ज़ 1 लिखना था, 1 नहीं लिखा गया, 11 लिखा गया, इसका रिसर्च करते हैं। आज तक मेरे दोस्त मुझे बताएं कभी किसी को सज़ा हुई है? नहीं हुई है। जब सज़ा नहीं होगी तो फिर ये कहानी ही ना, तो फिर सज़ा क्यों नहीं? हमें बहलाने के लिए कि जनाब देखें हमारे पास कितनी अच्छी खबर है, हम तबाही का रास्ता कितनी तेज़ी से अबूर कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि जो लोगों के पास गाड़ियाँ आती हैं 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की, ये जो घर हैं जो 1-1 अरब रुपए का फार्म हाउस है, ये तनख्वाहों से तो नहीं बनता। 22वें ग्रेड की तनख्वाह भी कर लें और उसको मैं 250 एकड़ का मालिक भी बना दूं तो फिर भी 1 अरब रुपए का घर नहीं बनता भाई। लेकिन यहाँ पे बनता है। वो कहाँ से आता है वो पैसा? और जब पीछे जाएंगे तो पता लगेगा भाई साहब क्लर्क के ने फाइल दे कोगी उन्होंने पाई है, वहाँ से कोगी गई है सुप्रीम के पास, और फिर ये है क्या, कुछ मर गए, उनकी कब्रों को तो जाके पकड़ा नहीं जा सकता, और जो मौजूद हैं वो इतने बाअसर हैं, इतने बारसूख हैं सिस्टम के अंदर कि आप उन पे हाथ नहीं डाल सकते।
तो ये कहानियाँ मुझे काय को सुनाते हो, क्यों मेरा दिल जलाते हो, क्यों मुझे ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ मैं पहले हूँ, किस वजह से हूँ। ये चीनी की तुमने बात कर दी, वो छोटे दुकानदार के पास कल छापा मार के उसका चालान कर दिया कि तू चीनी महंगी बेच रहा है। और भाई दुकानदार चीनी महंगी बेच रहे हैं तो चीनी बनाने वाली जो शुगर मिले हैं वो जो अरबों रुपया लूट के खा गए हैं, कि उनमें से किसी का चालान किया है? कोई चालान, कोई FIR दर्ज की है उनके खिलाफ कि उन्होंने जो वायलेशन की है, रूल्स की, रेगुलेशन की, कवानीन की, टैक्सों की, कोई की है? नहीं। वो गरीब दुकानदार फंस गया आपके हाथ में, और क्योंकि कार्रवाई डालनी है, दुकानदार को कहा कि तुम चीनी 2 रुपये महंगी बेच रहे हो, चलो तुम्हें तो हम चालान कहते। सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा, चला लो। और ये हराम का पैसा है, ये ऐसे नहीं लोगों के घर बन रहे। माफ कीजिएगा, मैं सारे घरों वालों को नहीं कह रहा, जो लोग ईमानदारी से कमा रहे हैं और जो ईमानदारी से अपने टैक्स देते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर लोग वही हैं जो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। यानी इतनी कमाई नहीं है लेकिन उनके उससे ज्यादा एहसास है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ एक एक पासपोर्ट देख लो उनका, हर उनके पासपोर्ट पर 12 महीनों में 12 ठप्पे पाकिस्तान से बाहर। सवाल तो फिर वही है ना कि इनको इनकी पकड़ क्यों नहीं होती है? मैंने कह दिया, मैंने कहा कि बड़ा हाथ है उनके मैंने कहा हम सब चोर, ये सब चोरों का एक टोला है ना, उनके मुफादात आपस में मुश्तरक मुफादात है, कौन किसको पकड़ेगा। जैगम साहब की राय ले लेते हैं। जैगम साहब, वाफिर मिकदार में गंदुम जो है वो आई, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी। इतनी ज्यादा गंदुम के दरामद करने के बाद कौमी खजाने को नुकसान भी पहुंचता है। ना किस हिकमत अमली थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, या फिर कोई सियासी मखसूस एजेंडा था? देखिए, इससे तो जाहिर होता है कि प्लानिंग के जो मकसद है, जो प्लानिंग का निज़ाम है, उसको इस्तेमाल किया गया ज़ाती फ़ायदे के लिए। 300 अरब का नुकसान तो शायद सरकार का हुआ होगा ना, लेकिन किसानों का कितना हुआ? पूरी ज़रई इकानमी आपकी वो बैठ गई, रोते हुए नजर, करोड़ों घरों की बर्बादी हुई। इस शो पर हम गुफ्तगू करते रहे, मैंने आपको बताया कि किसानों ने जो गंदम की तबाही थी, जो नुकसान है, उसको अपनी बीवियों के, अपनी बच्चियों के जेवर बेचकर, मोटरसाइकिल बेचकर पूरा किया। तो ये होता है, सिर्फ सिस्टम की बात नहीं है। देखें, सिस्टम की भी बात है, सलाहियत की भी बात है, नीयत की भी बात है। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो अदारों का जो निज़ाम है, इदारों की जो सलाहियत है, मिसाल के तौर पर प्लानिंग और बजटिंग की, क्या ये आगे देख भी सकते हैं कि जो करने जा रहे हैं वो किस तरीके से प्लान होगा, उसकी बजटिंग कैसी होगी। प्रोक्योरमेंट जो बहुत अहम बात है, और 50 साल पुराना निज़ाम है आपका प्रोक्योरमेंट का, कि जो सामान ख़रीदना है या जो लोगों की सर्विसेज देनी है, उसका क्या तरीक़ा कार क्या होगा, फिर उस पर अमल दरामद कैसे होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगी, फिर उसकी ओवरसाइट कैसे होगी। जब ये सारी मशीन चलेगी तो किसी ने तो नज़र भी रखनी है ना। अब उसी ओवरसाइट निज़ाम के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर साल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की कौमी असम्बली को ऑडिट की रिपोर्ट पेश करते हैं। इसी तरह सूबाई असम्बलियों को सूबाई हुकूमत ऑडिट रिपोर्ट पेश करती है, जिसमें ये सारा कुछ होता है। उसके बाद क्या होता है? क्या उसके बाद पार्लियामेंट, क्या उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ ये देखती हैं कि ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसके पीछे सिस्टम की क्या ख़राबी है और उस सिस्टम को कैसे दूर करना है। अगर प्लानिंग में ख़राबी है तो वो क्या है, प्रोक्योरमेंट में क्या प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन में क्या है, हम उसके लिए क्या करें। कुछ भी नहीं होता, सिर्फ खबरें बनती हैं। फिर दूसरी चीज़ कि क्या इस पूरे अदारों को जो चलाने वाले लोग हैं, क्या उनमें ये सलाहियत भी है कि प्रोजेक्ट्स को प्लान कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकते हैं एफिशिएंटली, उस पर नज़र रख सकें। आपका पूरा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ये जनरलाइज सिस्टम है। जी जी, एक दिन हेल्थ का सेक्रेटरी होगा, वो दूसरे दिन खजाने का सेक्रेटरी सही होगा। है, कैसे हो सकता है? ठीक है, यहाँ तो जनरल स्टोर वाला सेल्समैन मेडिकल स्टोर पे आप नहीं बिठा सकते। ठीक है जी, हमारे पास हमारे पैनल का जवाब आ गया है। कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।